एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है साइंस का सिलेबस बता दिया था। एमपीटीटी वर्ग 2 साइंस सिलेबस जो हमारा 2023 का है, उसमें जो भी टॉपिक आने वाले हमारे साइंस में, तो वो सारे मैंने टॉपिक आपको समझा दिए थे। और मैं आपको अभी बता दूं कि मैं एमपीटीटी वर्ग 2 साइंस का टॉपिक वाइज जो है आपका पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। तो एमपीटीटी वर्ग 2 का फॉर्म जिसने भर लिया है, कल से शायद फॉर्म भरने लगे थे, तो आप सभी ने भर लिए होंगे। और जिस जो भी व्यक्ति साइंस से पेपर देने वाला है वर्ग 2 का, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरे टॉपिक वाइज जो है आपका सिलेबस होने वाला है और सारा कुछ होगा, ए टू जेड होगा, कहीं भी कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। थोड़ी बहुत अगली जा सकता है, यदि वो आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ ले तो जरूर जा सकता है। कि जिस प्रकार से वर्ग 3 में पर्यावरण को देखो आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया था उसने, तो बाकी जो भी है हमारा उसमें दिया गया है, सारा कुछ होने वाला है। साथ ही पटवारी की तैयारी जो कर रहा है इसके, और हमारा अभी जो फॉर्म भरे हुए हैं, एमपीपीएससी का भी फॉर्म भरा हुआ है, वन रक्षक का फॉर्म भरा हुआ है, कांस्टेबल के भी फॉर्म भरे हुए हैं। तो बहुत सारे जो है अभी चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत सारे फॉर्म निकल भी रहे हैं अभी। तो इन सभी में भी जनरल साइंस की जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये साइंस सिलेबस ही है, तो इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे यदि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। तो हम जान लेते हैं ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में क्या क्या होता है। ठीक है, सब कुछ जो है ब्रह्मांड में जो भी हमारा होता है सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके हमारे 2 से 3 वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और आपको डिटेल के साथ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा, जो ऊपर दिख ही रहा होगा आपको, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित अंतर वस्तुओं को कहते हैं। जो भी हमारा समय है, अंतरिक्ष है, उसमें जो कुछ भी अंतर वस्तुएं, जैसे अंतर वस्तु में आप कह सकते हैं ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, जो कुछ भी उसमें उपस्थित है ना, वो सब क्या कहलाता है, हमारा ब्रह्मांड है। इसके अंतर्गत जो आता है, ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां आती हैं। इसके बाद परमाणविक कण आते हैं, अपरमाणविक कण भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिस प्रकार से, और सारा पदार्थ और ऊर्जा शामिल होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के बारे में जब भी बात होती है तो कुछ शब्द जो है लगभग में आने वाले हैं, क्योंकि क्लियर किसी को कुछ नहीं पता। जितने भी वैज्ञानिक हैं या खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पर आपको एक गिफ इमेज दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगभग कितना बड़ा है, तो उसका व्यास उसने बताया है, वैज्ञानिकों ने बताया है लगभग 28 अरब पारसेक। पारसेक क्या है मैं आपको बता दूं, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पूछ लेता है हमेशा कि पारस दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो होती है पारसेक। एक पारसेक आपका जो होता है वो होता है 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर। आगे इसके बारे में भी जानेंगे हम सब पूरे डिटेल से। तो 28 अरब पारसेक लगभग हमारा है 91 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और प्रकाश की चाल जो है हमारी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास जो है प्रकाश की चाल है। तो आप देख लीजिएगा कितने किलोमीटर के आसपास की दूरी तय कर लेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बिग बैंग का सिद्धांत। तो सबसे पहले आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कई वैज्ञानिकों ने अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं, तर्क दिए हैं, जिसमें सबसे मान्य जो हमारा परिभाषा है वो है बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग का सिद्धांत क्या होता है, जिसे हम महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व, कहीं कहीं पर 13.7 अरब भी लिखा होगा, कहीं पर 13.8 भी होगा, 14 अरब भी लिखा होगा। तो ये लगभग में है, क्योंकि क्लियर किसी को भी नहीं पता कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एक परमाणविक इकाई से। ठीक है, जब इस परमाणुविक इकाई में विस्फोट हुआ, तो मैं आपको समझा देता हूँ इसको, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। जैसे कि आपको एक गिफ इमेज दिखा रही है, तो यहाँ पे एक परमाणविक इकाई बिंदु सा होता है, बिंदु से उत्पत्ति हुई है हमारे ब्रह्मांड की, जो भी वैज्ञानिक बोलते हैं। तो जब भी उस बिंदु में जब विस्फोट हुआ, तो चारों तरफ जो है क्या है, ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, चारों चारों तरफ ऊर्जा बहने लगी। अब सबसे बड़ी बात उसमें उठी थी कि ऊर्जा जो है मासहीन होती है। सबसे बड़ी बात जो आती है दिमाग में वो आती है कि ऊर्जा मासहीन होती है। तो ऊर्जा से मास कैसे बना, मतलब पदार्थ या भार कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे हमारे ग्रह हैं तो उनका एक मास है, ठीक है। तो एक मास जैसे कैसे बना ऊर्जा से, सिर्फ ऊर्जा से जो है सिर्फ ऊर्जा थी, तो ऊर्जा से मास कैसे बना, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। हिग्स बोसोन के बारे में, जैसे गॉड पार्टिकल, अभी गॉड पार्टिकल की खोज हो चुकी है
2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी कर चुके हैं उन वैज्ञानिकों को, तो उनके नाम भी आपको बताएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं पहले बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब साल पहले हमारा एक ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने बिंदु में कैद था। अचानक हुए एक महाविस्फोट के बाद ये जगत अस्तित्वमान हुआ। बिग बैंग के बाद पूरे यूनिवर्स में केवल ऊर्जा थी, शुद्ध ऊर्जा। केवल क्या थी? ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा। समय के साथ साथ अचानक ये ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। इसी के चलते स्टार, प्लेनेट, न्यूबेला गैलेक्सी का निर्माण हुआ। तो समय के साथ ये ऊर्जा क्या में बदलने लगी? पदार्थ में। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये ऊर्जा पदार्थ में बदली कैसे। तो चलिए देख लेते हैं हम कि ऊर्जा बदली कैसे है। वो है गॉड पार्टिकल की मदद से। वो बदली किस प्रकार से है? गॉड पार्टिकल की मदद से। गॉड पार्टिकल होता क्या है ये सब समझेंगे, आज हम जानेंगे कि गॉड पार्टिकल है क्या। तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उस दौरान अचानक हिग्स फील्ड अस्तित्व में आ गई। हिग्स फील्ड क्या है? तो मैं बता दूं कि किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। उस वातावरण को हम उसके हिसाब की फील्ड कह सकते हैं। जैसे मछली के लिए पानी की आवश्यकता है, हमारे लिए ऑक्सीजन या मतलब पृथ्वी वाले वातावरण की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से एक वातावरण जो बना उसे बोला गया हिग्स फील्ड। हिग्स बोसोन के उत्पत्ति के लिए जो वातावरण बना उसे बोलते हैं हम हिग्स फील्ड। उस दौरान अचानक हिग्स फील्ड अस्तित्व में आ गया। अब कैसे आया ये सब किसी को भी नहीं पता। कहते हैं एक मैजिक टाइप का हुआ, भगवान ने अपने आप जो भी हुआ हो, है ना, तो उससे अपने आप आ गया। तो अचानक हिग्स फील्ड अस्तित्व में आ गया, मानो कुदरत ने किसी बड़े मैजिक के एक लीवर को खींच दिया हो। तो किस प्रकार से आया किसी को नहीं पता, जिसके चलते हिग्स फील्ड हमारी यूनिवर्स में काम करने लगी। हिग्स फील्ड आने के बाद भार रहित या मास लेस यानी प्रकाश, ठीक है, की गति से चलने वाले कुछ कण इस फील्ड के से इंटरेक्ट करने लगे। जो प्रकाश की गति से चल रहे थे, जो हमारी ऊर्जा के कण हैं, वो क्या है, इस हिग्स फील्ड से क्या करने लगे? इंटरेक्ट करने लगे। इस इंटरेक्शन के कारण उसमें भार, मास आने लगा। इस इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ? उसमें मास आने लगा। वहीं फोटोन और कुछ कण अभी भी हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, वे अभी भी ऊर्जा के बंडल ही थे। हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट से बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड में पदार्थ बनने लगी। हिग्स फील्ड के इंटरेक्शन से क्या हुआ? गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन बने। हिग्स बोसोन बना, जिससे क्या है? मैटर बनने लगी। अभी अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है, तो अभी अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी जिससे बना है वो बना है गॉड पार्टिकल से। ठीक, यहाँ आपको पिक्चर दिख रही होगी। तो इस पिक्चर में क्या है कि बहुत तेजी से परमाणुओं को आपस में टकराया जाता है। ये कम से कम कई किलोमीटर लंबी ये टनल टाइप की होती है। इसमें जो परमाणुओं को गति कराई जाती है वो आपस में टकराया जाता है। तो उसी से जो है हिग्स बोसोन की जो है खोज हुई है। ये शायद जिनेवा में जो है एक लैब में जो है इसकी खोज हुई है, जिनेवा में। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैटर बनने लगे। बाद में आगे चलकर इन्हीं पदार्थों से ग्रह, तारे, निर्हारिकाएं आदि का निर्माण हुआ। अगर उस समय हिग्स फील्ड अस्तित्व में न आई होती तो किसी भी कण में भार नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि हिग्स फील्ड क्या है और गॉड पार्टिकल क्या है, हिग्स बोसोन क्या है। गॉड पार्टिकल को ही हिग्स बोसोन कहते हैं, और गॉड पार्टिकल बनने के लिए जो वातावरण बना उसे हम हिग्स फील्ड कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे हमारे, एक ब्रिटेन के पीटर हिग्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटेन के पीटर हिग्स थे, ये सन 1960 से इस पे काम कर रहे हैं। गॉड पार्टिकल पे सन 1960 से काम कर रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर जो है इन्हें इसी को हिग्स बोसोन नाम दिया गया है। पीटर हिग्स के नाम पर ही इन्हें इस पार्टिकल को या इस कण को आप कह सकते हैं हिग्स बोसोन नाम दिया गया है। तो इसमें और एक दूसरे जो वैज्ञानिक हैं हमारे भी हैं, बेल्जियम के भौतिक वैज्ञानिक फ्रांडवा इंगलर्ट और ब्रिटेन के पीटर हिग्स। इन दोनों को 2013 में गॉड पार्टिकल के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है ब्रह्मांड क्रमगत निर्माण। तो ब्रह्मांड का क्रमगत निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो है हमारी मंदाकिनी बनी। तो ऐसा नहीं है, मंदाकिनी नहीं बनी है, सबसे पहले तारे बने हैं। ठीक, तारे जब ब्लास्ट हुए तो उनसे ब्लैक होल बने। ब्लैक होल, छोटे छोटे ब्लैक होल बने। आपस में ब्लैक होल छोटे छोटे मिलजुल कर एक बड़ा ब्लैक होल बनाया उन्होंने, और उसके आसपास जो है बाकी मैटर जो है चक्कर लगाने लगा। तो इस प्रकार से मंदाकिनियों का निर्माण हुआ।
है ना। इस प्रकार से मंदाकिनी, आगे हम ये सब जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे यहाँ पे जो है आकार के आधार पर थोड़ा बताया गया कि सबसे पहले क्या है, मंदाकिनी, निहारिका, तारे, तारामंडल, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, तो ये सब जो है हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें अभी आता है मंदाकिनी आकाशगंगा, जो हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो आकृति है या सबसे बड़ी भौतिक इकाई है वो है मंदाकिनी। इसे हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा भी बोलते हैं। तो होती क्या है, यह भौतिकता के सबसे बड़ा तंत्र है जो मुख्यतः तारों से निर्मित होता है। इस तंत्र में अन्य कई प्रकार के तंत्र होते हैं। तो जो है यह इसमें मुख्यतः तारों की संख्या कई अरब हो सकती है, कई अरब होती है, अभी क्लियर नहीं है कि कितनी है, लेकिन ये समझिए लाखों करोड़ों की संख्या में जो है इसमें तारे होते हैं। सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य हमारा एक तारा है, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें लाखों, सूर्य की तरह कई लाखों तारे हैं और उन सभी का सौरमंडल अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कृष्ण विवर या ब्लैक होल, जिसे हम श्याम विवर भी कहते हैं। तो ब्लैक होल क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो मंदाकिनी के सेंटर में, या आप कह सकते हैं सारा पदार्थ या तंत्र जो मंदाकिनी में उपस्थित है, सारा पदार्थ जो मंदाकिनी में उपस्थित है, वो जिस भी केंद्र की परिक्रमा करता है वो या तो ब्लैक होल होता है या व्हाइट होल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक होल जो बिल्कुल काला होता है, जिससे प्रकाश भी नहीं गुजर सकता, बच सकता, और एक होता है व्हाइट होल। तो मंदाकिनियों का केंद्र क्या होता है, या तो व्हाइट होल होगा या ब्लैक होल होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कृष्ण विवर या ब्लैक होल, और साथ में इसमें देखो देख ही लीजिए व्हाइट होल भी है। तो मंदाकिनी पुंज, तारामंडल, सौरमंडल आदि गैस धूल के कण सभी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि मंदाकिनी में ये सभी शामिल है। हमारी एक मंदाकिनी के अंतर्गत जो है कृष्ण विवर, क्योंकि ब्लैक होल भी होता है उसके केंद्र में, ठीक है, इसके साथ इसमें व्हाइट होल भी होता है, तारामंडल होता है, सौरमंडल, मंदाकिनी पुंज होते हैं, धूल के कण होते हैं, गैस भी शामिल होती है, तारे होते हैं। तो ये सब जो है मंदाकिनी में उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि आकाशगंगा के केंद्र में श्याम विवरण होता है, इसी को ब्लैक होल भी कहते हैं। आकाशगंगा का शेष भाग इसी केंद्र या श्याम विवरण की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा अपनी आकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी है, दीर्घवृत्ताकार मंदाकिनी, अनियमित मंदाकिनी, और एक है सर्पिलाकार मंदाकिनी। तो हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा है, उसका आकार जो है सर्पिला आकार है। और सर्पिला आकार वाली मंदाकिनियां जो होती हैं सबसे बड़ी मंदाकिनियां होती हैं, इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इन तीनों प्रकार की मंदाकिनियों में सबसे बड़ी मंदाकिनियां जो होती हैं वो सर्पिला आकार वाली मंदाकिनियां होती हैं। इसके केंद्र में क्या उपस्थित होता है, या तो ब्लैक होल होता है या व्हाइट होल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आता है जो सबसे ज्यादा इसके केंद्र के बारे में, कृष्ण विवर या ब्लैक होल। तो कृष्ण विवर या ब्लैक होल किसे बोलते हैं, तो इसकी एक फोटो निकाल पाए हैं, वो भी इस प्रकार से आई है अभी तक, वरना ब्लैक होल की कोई इमेज नहीं थी। तो कृष्ण विवर या ब्लैक होल किसे कहते हैं, सामान्य सापेक्षता में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाले कई ऐसे खगोलीय वस्तु हैं जिसके खिंचाव के प्रकाश भी कुछ नहीं कर सकता, बच सकता। कृष्ण विवर के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। ये आपको बता दूं, घटना क्षितिज जो होती है एक सीमा होती है कि इससे अगर अंदर गई तो क्या है, वस्तु उसके अंदर चली जाएगी। तो मैं आपको यहाँ सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल जो है, तारा का पूरा जीवन काल हो जाता है तो कोई कोई तारा का क्या होता है, डेंस होके और फट जाता है और वो ब्लैक होल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ब्लैक होल में क्या होता है, ये बिल्कुल काला होता है, ब्लैक जिस प्रकार से नाम है ना, बिल्कुल काला होता है। और इसमें ग्रेविटी इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि इस ग्रेविटी से प्रकाश भी नहीं बच सकता, इस ग्रेविटी से प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोई भी पदार्थ इसके आसपास जाए, जिसे हम बोल सकते हैं घटना क्षितिज, ब्लैक होल का जो घटना क्षितिज है, आप कह सकते हैं एक सीमा है, उसके अंदर यदि कोई वस्तु पहुंच गई तो वो अपने अंदर समा लेगा उसको। और मैं आपको बता दूं ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि यदि ब्लैक होल में से एक चम्मच भी, अगर आप ब्लैक होल ले लीजिए, मान लेते हैं एक चम्मच ब्लैक होल निकालते हैं आप, तो ये समझिए लाखों हाथियों के वजन के बराबर होगा वो एक चम्मच ब्लैक होल। डेंसिटी तो समझते हैं ना, घनत्व कितना अधिक है। जैसे आकार के आधार पर मत देखना, जैसे आप बोलेंगे एक चम्मच ब्लैक होल है और यहाँ 10 लाख हाथियों के वजन के बराबर, तो आप इस प्रकार से देख लीजिए कि 1 किलो जो है हमारा
लोहा ले लीजिएगा और 1 किलो रुई ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि दोनों के आकार में बहुत अंतर है। लेकिन लोहा का आकार छोटा है और आप देखेंगे रुई का आकार बड़ा है। तो आकार से जो है भार नहीं होता है, उसकी डेंसिटी से होता है, क्योंकि लोहे में डेंसिटी अधिक होती है। तो इसी प्रकार से जो है ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि यदि आप इसमें से 1 चम्मच ब्लैक होल का 1 चम्मच भाग निकालेंगे तो वो लगभग लाखों हाथियों के वजन के बराबर होगा। तो इतना आप याद रखिएगा। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन को आप सभी लोग जानते होंगे। तो उन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसे अपेक्षता का भी सिद्धांत भी कहते हैं, जो है हमारा E=mc²। और इससे पहले वो आइंस्टीन यह भी सिद्ध कर चुके थे कि प्रकाश पर जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। पहले जानते थे कि प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रकाश से जो है सीधा गुजर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन इन्होंने साबित किया था कि प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी है वो है, अभी ब्लैक होल के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम व्हाइट होल। व्हाइट होल भी मंदाकिनी के केंद्र में उपस्थित होता है। मंदाकिनी के जितने भी हमारे तत्व हैं सारे जो है इस होल का भी चक्कर लगाते हैं, इस होल की परिक्रमा करते हैं। तो 2 प्रकार की मंदाकिनियां होती हैं, एक के केंद्र में होता है ब्लैक होल, एक के केंद्र में होता है हमारा व्हाइट होल। व्हाइट होल जो है ब्लैक होल का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है, क्योंकि ब्लैक होल में कोई भी चीज जाए तो वो समा जाती है, यहाँ पे व्हाइट होल जो है बाहर निकालता है उसको। जैसे ब्लैक होल लाइट को अपने अंदर खींच लेता है, लाइट को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट होल जो है लाइट को निकालता है, पदार्थों को बाहर निकालता है, अंदर को नहीं खींचता। तो यही है, यही बिल्कुल दिया गया है कि एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें बाहर से प्रवेश संभव नहीं है, हालांकि इससे प्रकाश और पदार्थ जो है बाहर आगमन संभव है, इससे पदार्थ और जो है प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ब्लैक होल सामान्यतः उनके द्रव्यमान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ब्लैक होल को उसके द्रव्यमान या उनके आकार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं, हमारे ब्लैक होल भी कह सकते हैं, आप व्हाइट होल भी कह सकते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अत्यधिक विशालकाय, जिसका वजन लगभग 18 अरब सौर द्रव्यमान के बराबर है। जो हमारा सौर द्रव्यमान है उसके 18 अरब सौर द्रव्यमान के बराबर जो होता है, सबसे विशालकाय ब्लैक होल का वजन है ये। इसके बाद होता है मध्यवर्ती, तारकीय द्रव्यमान और सूक्ष्म ब्लैक होल। तो इस प्रकार 4 प्रकार के जो हमारे ब्लैक होल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मंदाकिनी पुंज। तो मंदाकिनी पुंज किसे कहते हैं? मंदाकिनी पुंज आकाशगंगा का वह भाग है होता है जो आकाशगंगा की पूंछ के समान दिखाई देता है। तो जैसा कि आपको इमेज में क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें जो पूंछ सी दिखाई दे रही, ये पूंछें दिखाई दे रही है ना, इसको मंदाकिनी पुंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी पुंज। ये जो है धूल और गैस के कण से बनी होती हैं, और है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी पुंज। तो वैसे फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं निहारिका और ब्रह्मांड के आधार के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।